आइए आज हम लोग देखते हैं गैस फेज रिएक्शन जो पढ़ाया था मैंने कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो गैसियस केमिकल रिएक्शन होता है उसके केस में हम लोग कैसे रेट कांस्टेंट निकालते थे। इसका फॉर्मूला देख लिया था हम लोगों ने कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में k बराबर 2.303 बटा कितना t log a बटा a माइनस x था। ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में था और इसको हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं पी आई से, इनिशियल प्रेशर से, और ये क्या था 2 PI था और ये क्या था मेरा PT था। यही था ना, मतलब कहने का मतलब ये PT नहीं था, इसका फॉर्मूला हमारा आया था 2.303 बटा t log PI बटा में 2 PI माइनस कितना था PT था। ये इनिशियल प्रेशर और ये क्या था मेरा टोटल प्रेशर था। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया था, है ना, आज से 3-4 दिन पहले। तो हम लोग को आज जो पढ़ना है 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, और हम लोग को क्या करना है कि तीनों क्वेश्चन को करेंगे आज, है ना। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एक एक्सरसाइज का और एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन, और टाइम बचता है तो हम लोग देखेंगे लॉग और एंटी लॉग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है जरा समझिए बात को। कहता है कि द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे N2O5 का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, जो N2O4 में प्लस O2 में क्या करता है, टूट जाता है। ठीक है, कहता है कि टाइम जब t बराबर 0 था, सीरियल नंबर 1 है या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, कुछ भी बोलिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जब टाइम t बराबर 0 था तो कहता है कि टोटल प्रेशर 0.5, और टाइम जब 100 हो जाता है तो कहता है कि 0.512 हो जाता है। अब यहां पर जो हम लोग के सामने जो फॉर्मूला आया था कि k बराबर 2.303 बटा कितना t, लॉग था PI बटा में 2 PI माइनस कितना था बाबू, PT था। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर क्या होगा, आप कहोगे कि सर यहाँ तो टोटल प्रेशर लिखा हुआ है। नहीं, टाइम से डिसाइड होगा। अगर टाइम 0 सेकेंड है इसका मतलब कि रिएक्टेंट तैयार है रिएक्शन के लिए, बट रिएक्शन अभी हुआ नहीं है। उस समय का जो प्रेशर मेंटेन करेंगे दैट इज कॉल्ड क्या, इनिशियल। यानी कि ये वाला जो वैल्यू हो गया कि क्या आपका इनिशियल प्रेशर हो गया। क्या हो गया बाबू, इनिशियल आपका प्रेशर हो गया, यानी कि PI का वैल्यू हो गया। ठीक है, और ये 100 सेकेंड के बाद जो होता है इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको PT यानी कि टोटल प्रेशर कंसीडर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आया हम लोग बना इस क्वेश्चन को। चल, फॉर्मूला हमारा यही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन अ क्वेश्चन गिवन, क्या दिया हुआ वो, तो PI के वैल्यू कितना 0.5 है ना, PT का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.512, और यहाँ पर t कितना है 100 सेकेंड। यही ना, ये थोड़ी ना रखना है यहाँ पर, तो भाई क्योंकि रिएक्शन हो ही नहीं रहा, रिएक्शन तो इतना के बाद पता चलता है ना। यानी कि 1 सेकेंड से लेकर के 100 सेकेंड के दौरान हम लोग का रिएक्टेंट हो रहा था। t कितना है आपका 100 है, तो लगा दो फॉर्मूला। हम लोग क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, k निकालना है। तो बोल सकते हैं इसलिए k बराबर कितना आ जाएगा 2.303 t log PI माइनस कितना 2 PI माइनस कितना बाबू PT। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट निकाले जब गैसियस फेज रिएक्शन होता है, यानी कि कंसंट्रेशन को एलिमिनेट कर दिया गया किसके द्वारा, प्रेशर के टर्म से। 2.303 t कितना 100 log PI कितना 0.5, 2 into 0.5 माइनस कितना 0.51 कितना 2 हो गया। अब इसको तुम यहाँ से सॉल्व करोगे तो k बराबर 2.303 बटा 100 हो जाएगा, log 0. कितना 5, ये 0.5 में 2 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 1, माइनस 0.51 कितना 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। k बराबर 2.003 बटा कितना 100 log ऊपर में 0.5, देखो 1.000 कर देता हूँ, और कितना घटाना है 0.512 घटाना है। 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से गया कितना बचेगा
8 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4, ये 0, यानी 0 पॉइंट कितना बाबू 48 हो गया, यानी कि यहाँ पर 0 पॉइंट कितना हो गया 48 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर तो log 5 log, हम लोग इसको शॉर्ट में इसको 0 पॉइंट, देखो 0.48 को तुम 0.5 भी लिख सकता है, समझिए बात को, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर हो तो अगर लड़का कोई बोलेगा कि सर ऊपर में 0.5 है और नीचे में 0.48 है, तो लगभग हम इसको 0.5 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 0.5 से 0.5 कट गया तो कितना हो जाएगा 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। जब log 1 का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो पूरा 0 में इतना का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो 0 में इसमें गुना करेंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जबकि ऐसी बात नहीं है, हम लोग इसको क्या करेंगे कि अपने मन से अप्रोक्सीमेट पुट नहीं करेंगे, यानी 0.48 है तो इसको इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हम मिटा सकते हैं ना, यहाँ से ये वाला तो मिटा सकते हैं। एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जल्दी से सारा क्वेश्चन के साथ, हो गया। चलिए देखते हैं, तो मिटाता हूं इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन सीखना है और काम कर लेना आप लोग। यही 3 क्वेश्चन हर जगह दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी का ही, और प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता भी नहीं है ना, जनरली कंसंट्रेशन टर्म से ज्यादा पूछता है, जो हम लोग पहले बहुत 19-20 क्वेश्चन बना चुके हैं ना। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू, इसके आगे स्टेप 2.003, अब बटा में कितना हो जाएगा 100, और log ऊपर में 0.5 और 0.48 है। अब यहाँ पर हम लोग तो log a बाई बी का फॉर्मूला तुम लगा सकता है, तो 2.003 बटा 100, और log देखो यहाँ पर log अगर a बाई बी के फॉर्म में करेगा a बाई बी, इसको लिख सकते हैं log a माइनस log कितना, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा वेट कीजिए, डिस्कस किया जाएगा इधर भी, टेंशन लेने नहीं। तो log यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस log 0.5 माइनस कितना हो जाएगा 0.48 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ से log 0.5 का वैल्यू यहाँ से कट कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 कर देगा तो कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर log 5 का वैल्यू और log यहाँ पर कितना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 0.5 यहाँ पर 0 कितना था 48 था। अब इसका वैल्यू पुट कर लो, एनसीईआरटी बुक के अनुसार दे देता हूँ 3.03 बटा 100, और ये इसका वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाता है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ना, अब टाइम ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0.021 कितना है 216 है ना। अब इसको अपना सॉल्व कर लीजिए। देखो हमने पहले भी जब बात ये बोला था, ये 0.5 था और ये 0.051 में लगभग 0.48 में बोला था ना कि इसको 5 अगर 0.5 कंसीडर कर लिया जाए तो 0.5 कट जाएगा और 1 आएगा। log 1 का वैल्यू कितना जाता है बाबू 0, तो 0 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0। अब देखो इतना टर्म को 0 से 0.0 है, अब इतना से तुम मल्टीप्लाई करें तो लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा 0.00 समथिंग आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4.98 गुना 10 के पावर माइनस 4 आ जाता है, k इक्वल टू 4.98 इंटू 10 टू द पावर कितना -4 है ना। अच्छा टाइम किस में दिया हुआ है सेकंड में दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा सेकंड इनवर्स कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए ये सब के कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहां पर ये यहाँ पर भी log सॉल्व का जो वैल्यू आ जा रहा है वो चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता है, ठीक है ना। तो वो अच्छा कभी भी एग्जाम में जब बैठेगा कंपटीशन के एग्जाम में तो सारा डेटा का वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्ट log इतना माइनस इतना का वैल्यू आपको दे दिया रहेगा, ठीक है ना। इतना करने के लिए इतना कर दिया रहेगा, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करके बनाना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे, बन गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, मिटाएं।
जब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। एजो आइसोप्रोपेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहता कि इसका जो डिकम्पोजिशन होता है तो क्या देता है, हेक्सेन और नाइट्रोजन देता है। कितना केल्विन टेम्परेचर पर, 543 केल्विन टेम्परेचर पे। कहता कि द फ्लोइंग डाटा और ऑपरेंड, जो डाटा के रूप में यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, कहते हैं कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट करंट निकालने के लिए। दादा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, है ना। देख तो टाइम जब t बराबर 0 था तो इनिशियल प्रेशर कितना हो जाएगा, ये टाइम जब t बराबर 360 था तो ये प्रेशर, टोटल प्रेशर के लिए क्या काम करेगा, ये काम करेगा। जब एक्सपेरिमेंट हम लोग इस दोनों को जब लेते हैं तो ये कंसीडर करेंगे पी और ये कंसीडर करेंगे पीटी। तो वैसे ही जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो इनिशियल प्रेशर मेरा यही काम करेगा। जब इसको कंसीडर करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट और थर्ड टाइम में, तो ये हमारा पीआई रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पीटी। पहले तो हम लोग इसकी बात करेंगे या फिर पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो तो हम लोग बात करेंगे कि व्हेन टाइम t बराबर कितना, देखो 0 पर तो मेंशन करेंगे नहीं, 0 पर तो भाई रिएक्शन स्टार्ट ही होने वाला है। तो यहाँ पर T1 कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा, 361, है ना। पीआई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पीआई का वैल्यू कितना हो जाएगा 35, है ना। और पीटी कितना हो जाएगा आपका, पीटी कितना है 54 दिया हुआ। देखो ज्यादा दिक्कत लग रहा है समझने में तो बोलना ना चाहिए। देखो अब लोग कहेगा कि सर हम बोलेंगे तो आप सुनिएगा कैसे, है ना। सही बात है, सुनेंगे कैसे, नहीं सुन सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर दो, ज्यादा दिक्कत है तो एक्सपेरिमेंट 1, 2 और एक्सपेरिमेंट क्या कर दो, यहाँ पर 3 कर दो, है ना। अब ये कंप्लीट हो गया तेरा। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जब हमने देखा कि जब टाइम कितना है 0 सेकेंड, मतलब कि अब रिएक्शन जो है स्टार्ट होने वाला है ना। टाइम t बराबर 0 है तो प्रेशर यहाँ पर कितना है 35 mm ऑफ Hg है, मतलब इनिशियल प्रेशर आपका इतना माना जाएगा टाइम t बराबर 0 पर। कोई भी अगर टाइम t बराबर 0 है तो वहां पर जो कुछ भी मेंशन किया जाएगा वो क्या होगा, इनिशियल, ठीक है। कहता है कि 0 से जब 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री कर मतलब 360 सेकेंड की जब बात होती है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन प्रोग्रेस करता है। वहां पर जब प्रेशर मेजर किया तो कितना बचा, पीटी बचा। पीटी को क्या बोला, पीटी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 54 atm है, 54 mm ऑफ Hg है, ठीक है। यह हो गया। तो इन दोनों के लिए एक रेट कांस्टेंट आया। फिर यहाँ पर जब दूसरे बात की करेंगे, जब इतना टाइम की बात करेंगे तो इनिशियल तो मेरा यही है, यहीं से स्टार्ट हुआ है और इतना टाइम पर पीटी कितना हो जाता है 63 हो जाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इक्वेशन हमारे इसके और इसके लिए बनेगा और एक इक्वेशन मेरा इसके और इसके लिए बनेगा। देखो इसके लिए निकालेंगे तो K1 और फिर इसके और इसके लिए निकालेंगे तो रेट कांस्टेंट कितना निकलेगा, K2 निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं बोल रहा है कि K1 और K2 निकालिए, आपसे डायरेक्ट बोला है कि रेट कांस्टेंट निकालिए। तो रेट कांस्टेंट तो 2 बार है, तो दोनों में किसको मानेंगे भैया, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज कैसे निकलता है आपको पता है। चलो यहाँ पर इसलिए K1 बराबर कितना हो जाएगा 2.303 बटा कितना, T1 यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर T1 कर दे और log कितना हो जाएगा बोल तो PI माइनस कितना 2 PI माइनस कितना PT। वेरी सिंपल है, सब कुछ है नहीं। T1 कितना है 360 log PI कितना है तेरा 35 है, ये 2 × 35 माइनस कितना हो जाएगा, कितना 63 है, सॉरी 54 है। इसको तुम सॉल्व करेंगे तो 2.003 बटा कितना 360 log 35 ऊपर हो जाएगा, 35 दूनी का 70 माइनस कितना 54, ये हो जाएगा 2.003 बटा कितना 360 log ऊपर में 35 नीचे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यह अगर तुम इसको कट करोगे, कट करना है तो कट कर दो, नहीं कट करना है तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो 16 दूनी कितना 32 है ना, 2.2 हो जाएगा 18 हो जाएगा लगभग, है ना। इसको कट कीजिएगा तो यानी कितना हो जाएगा 2.303
बटा 360 और लॉग कितना 2.218 हो जाएगा। अब देखो log 2 का वैल्यू होता है 0.3 और log 2.218 है, यानी कि 2 से ज्यादा है, ये लगभग कितना हो जाएगा log 2.218 का 0.339 के आसपास आ जाएगा। तो मैं इतना का वैल्यू लिख देता हूं, है ना, यानी कि तो कहना कि k बराबर k1 बराबर 2.303 बटा कितना बाबू 360, इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.33 कितना 9। अब इसको आप यदि सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपका k1 का वैल्यू निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको पहले। अच्छा इधर निकाल सकते हैं ना, देखो देखो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ K2 बराबर 1, K2 निकालना है, K2 कैसे निकलेगा ना, तो यहाँ पर K2 के लिए ऐसे लिखो नाउ फॉर K2 के लिए हम क्या करेंगे, तो व्हेन टाइम t बराबर कितना हो जाता है बाबू 720 हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पीआई मेरा कितना, पीआई तो उतना ही रहेगा 35 रहेगा 35, टाइम T2 कर देते हैं, इसके लिए टाइम T1 कंसीडर किए हैं तो, है ना, और यहाँ पर PT कितना हो जाता है बता 63 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दो फॉर्मूला, फिर वही है K2 बराबर कितना 2.303 बटा कितना हो जाएगा बोलते बाबू T2 log A बटा सॉरी PI माइनस कितना 2 PI माइनस कितना PT, इसको सॉल्व करेगा तो 2.303 बटा में T2 कितना है 720, log PI का वैल्यू कितना है 35 बटा में कितना है 2 गुना 35 माइनस कितना 63, इसको तुम सॉल्व करेगा 2.303 720, यहाँ पर log ऊपर में हो जाएगा तेरा 35 और नीचे में कितना 70 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा 7, इसको तुम कट करेगा तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, है ना। मेरे को लगता है कि आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक ना, तो ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। इसको तुम सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 2.303 बटा कितना 720 log 5 का वैल्यू होता है 2.303 बटा 720 कर देंगे यहाँ पर, log 5 का वैल्यू होता है 0.69 होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या निकल जाएगा K2। आपको क्वेश्चन में K1 K2 नहीं पूछ रहा, आपसे क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा रिएक्शन का। तो यहाँ पर तो भाई दो रेट कांस्टेंट आ गया, नहीं आ गया, एक का वैल्यू K1 है, एक का वैल्यू K2 है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी होगा तो उस रेट को बोला जाता है, उस रेट कांस्टेंट को बोला जाता है एवरेज रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, एवरेज रेट कांस्टेंट। इसलिए इन सच सिचुएशन सच कंडीशन we have to find average रेट कांस्टेंट, और ये एवरेज रेट कांस्टेंट K हो जाएगा एवरेज बराबर कितना K1 प्लस K2 बटा कितना हो जाएगा 2। क्यों भैया 2 है तो 2 से डिवाइड, 3 रहता था K1 प्लस K2 प्लस K3 बटा 3, 4 रहता तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाई कितना 4, और K1 K2 का वैल्यू पता है, यहाँ से पुट कर दीजिए। K1 बराबर कितना 2.303 बटा में कितना है 360 गुना में कितना 0.339 प्लस उसका कितना है K2 का वैल्यू 2.303 बटा में कितना 720, और यहाँ पर कितना है गुना 0.69 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आई बस में। अच्छा यहाँ पर सेकंड में है तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा सेकंड इनवर्स 1, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। चलिए तो ये था मेरा 2 क्वेश्चन, है ना, नोट कीजिए जल्दी से इसको। हो गया, जल्दी करो, आगे बढ़े।
चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन और पड़ा हुआ है, उसको भी जरा सा देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया है ना। आज होमवर्क देने वाले थे लेकिन नहीं दे पाए, हम सोचे कि पहले कॉपी कंप्लीट कर लीजिए आप लोग बढ़िया से, इसके बाद होमवर्क तो मिलता ही रहेगा। प्रैक्टिस से भागना कहाँ पर है किसी को। चलिए क्वेश्चन कहाँ पर है, केमिकल काइनेटिक्स कहाँ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लिखे तो बहुत क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं तो लिखता हूँ मैं। द फॉलोइंग डाटा वे आर ऑब्टेन्ड, क्वेश्चन है, इंक सूख जाता है ना, टेंशन हो जाता है, कहीं के ठिप्पी कहाँ चला गया। हो कहाँ गिर गया इसका, कहाँ गिरा, अंदर गिर गया है। चलो देख, यहाँ पर है क्वेश्चन है आपके सामने कि द फॉलोइंग डेटा, द फॉलोइंग डेटा वे आर obtained during the first order, during the first order thermal decomposition, thermal decomposition of SO2Cl2, of SO2Cl2 at constant volume, at constant volume, है ना। कहता है find the rate of reaction, find the rate constant and rate constant, फुल स्टॉप कर देना है, and also find the rate of reaction। एनसीईआरटी जो है ना ऐसा देता है, मतलब क्वेश्चन भी स्पष्ट नहीं लिखा रहेगा, है ना, बस इतना ही क्वेश्चन देकर के फाइंड द रेट कांस्टेंट एंड आल्सो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एट प्रेशर 0.65 एटीएम दिया हुआ है ना। देख यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है सेकंड में, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है टोटल प्रेशर दिया हुआ है ना, किसमें बाबू, आपका एटीएम दिया हुआ है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में टाइम दिया हुआ 0, यहाँ पर दिया हुआ आपका कितना 0.5। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में यहाँ पर 0. कितना दिया 100 सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है बाबू, हम लोग को निकालना है रेट कांस्टेंट, और हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है जब प्रेशर आपका कितना हो जाता है, कितना 0.65 होता है ना। चलो देखो क्या करेंगे, टाइम बराबर, जब टाइम t बराबर 0 है तो ये इनिशियल प्रेशर कंसीडर करेंगे PI, और इसके लिए हमारा ये क्या कहलाएगा, PT कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो फॉर्मूला, कुछ है ही नहीं यार, 2.303 बटा कितना है T log PI बटा कितना 2PI माइनस कितना PT, है ना।
याद करना, कभी देखना पीछे का जब ये डेरिवेशन जब करवाया था इस इक्वेशन का, तो पीटी क्या होता है, पीआई क्या होता है, सारा चीज मैंने बता दिया था, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू तुम पुट करेगा तो 2.303 अब टाइम कितना है, ये वाला टाइम कर देंगे, कंसीडर करेंगे जीरो वाला नहीं, ये इतना तो कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये टाइम कंसीडर जब 100 सेकंड पहुंचता है तब। लॉग पीआई का वैल्यू कितना है 0.5, 2 इंटू पीआई 0.5 माइनस कितना बाबू 0.6। इसको तुम अगर तुम सॉल्व करोगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 2.003 बटा में कितना 100, लॉग हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 5 दूनी का 10, 1 माइनस 0. कितना 6 हो जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेगा तो k इक्वल टू 2.003 बटा 100 लॉग 0.5 डिवाइडेड बाई 1 में से 0.6 घटाओगे तो 0. कितना 4। इसको तुम कैंसिल कर दोगे यहाँ से तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, लॉग ए बाई बी के फॉर्मूला पे आ जाएगा। लॉग ए बाई बी को लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक ना, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से कर सकता है k इक्वल टू 2.003 बटा 100 लॉग 0.5 का वैल्यू लॉग लॉग 5 हो जाएगा माइनस लॉग कितना 4। सॉल्व कर दो तो 2.003 बटा कितना 100 लॉग 5 का जो वैल्यू होता है 0.69 अभी देखा था 0.69 माइनस लॉग 4 का 0. कितना 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा 2.003 बटा कितना 100 0.69 से 0.6 घटेगा गुना 0. कितना 09 हो जाएगा और ये सेकंड है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू आपका आ गया। अब फाइनल कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है ऊपर नीचे नोट करो इसको, देख लेते हैं, लिख देता हूं फाइनल आंसर इसका कितना आ रहा है 0. अब जैसे हमने लिखा है 0.09 0.0969 लिखा है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट यहाँ पर k इक्वल टू कितना है आंसर इसका 2.3 गुना 10 के पावर कितना -31 सेकेंड इनवर्स 1, ठीक ना, नोट कीजिए इसको। चलिए देखो तो पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, रेट कांस्टेंट निकाल लिया था। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को निकालना है, कब लिखेंगे कि नाउ वी हैव टू फाइंड रेट कांस्टेंट रेट of reaction when PT कितना हो जाएगा 0.65 atm हो जाता है। तो जरा आते हैं हम लोग पीछे की कहानी पर, है ना। हम लोगों ने पीछे की कहानी में देखा था हम लोगों ने कि k बराबर 2.003 बटा में t लॉग pi बटा में कितना 2pi माइनस कितना pt था और ये वैल्यू हम लोग किसका निकाले थे, याद कीजिए, पार्शियल प्रेशर निकाले थे कि जब कोई रिएक्टेंट A से B या प्लस क्या बनता है C, तो इसका पार्शियल प्रेशर PA था, इसका पार्शियल प्रेशर PB था और इसका पार्शियल प्रेशर PC था। थोड़ा सा कॉपी देखिएगा पीछे में। तो इन सब का तो हम लोग को लास्ट में हम लोग इसी के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है ना, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन से या इन दोनों के प्रेशर से या इन दोनों के अमाउंट से प्रोडक्ट से तो मतलब है नहीं, हम लोग को रिएक्टेंट से मतलब था। तो रिएक्टेंट का हमारा पार्शियल प्रेशर ये वैल्यू कितना था, PA बराबर 2pi माइनस कितना था PT था। तो वही बात कहता है कि जब PT के बराबर वैल्यू 0.65 हो जाएगा तब कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तब R बराबर कितना K और हमारे पास SO2Cl2 है तो यहाँ पर ये पावर कितना 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो K का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं और SO2Cl2 का प्रेशर नहीं बल्कि इसका क्या रखना है, प्रेशर रखना है और ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या बाबू SO2Cl2 का पावर कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिख सकते हैं ये PA बराबर 2pi माइनस कितना PT। अब वो PT 0.6 नहीं रखना है, 0.65 रखना है। तो 2 इंटू PI का वैल्यू 0.5 था माइनस PT कितना था 0.65। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस 0.65 बराबर कीजिएगा तो PA इक्वल टू कितना आ जाएगा बोल तो 0.35 आ जाएगा। अब यहाँ पर करके निकाल लेंगे वैल्यू
तो ये कहानी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एट व्हेन इतना पर इतना, तो द पार्शियल प्रेशर फॉर SO2Cl2 कितना हो जाएगा बोलते बाबू, 2PI माइनस कितना, PT। तो 2 और गुना PI के वैल्यू कितना है बाबू, 0.50, जो भी है 0.5 माइनस कितना है, 0.65, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.65 लगभग 0. कितना 35। इसलिए नाउ क्या बोल सकते हैं, रेट बराबर के PSO2Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पर के वैल्यू पुट कर दो, कितना निकालते हैं, 2.23 गुना 10 के पावर कितना -3, और PSO2Cl2 का वैल्यू कितना निकाले थे, PA बराबर कितना 0.35, ये 0.35। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो भी होगा, रेट किस में आता है, प्रेशर के टर्म है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ATM हो जाएगा ना, बटा कितना टाइम, टाइम किस में, सेकंड में, तो ATM यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ATM पर सेकंड। आई बात समझ में। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन था, इसी में छुपा हुआ है ना। डायरेक्टली आपसे बोला था कि ये निकालने के लिए, लेकिन जब क्वेश्चन में जब तक आप के नहीं निकालोगे तब तक ये आपने निकालना पॉसिबल नहीं था। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट मेरे भाई, पीछे का कॉपी पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा ये, ठीक ना। करवा दिया है, मैं इतना नहीं करवाता था, मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देता था। तो ये वैल्यू लिखने के लिए ये पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 था, और इतना करने के लिए मुझे थोड़ा सा इधर बैकग्राउंड में जाना पड़ा था। नोट करो, हो गया। चल दे बिठा दूं। आइए अब हम लोग तो देखते हैं, ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, गैस से रिलेटेड लेकर प्रेशर के टर्म में, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब बहुत सारा चीज है, तुम प्रेशर के टर्म में निकाला ना, तुम वॉल्यूम के भी टर्म में निकाल सकते हो, है ना, मास के भी टर्म में निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, प्रोसेस सारा वही है। चलिए लिखेंगे, हेडिंग डालिए, पैरेलल ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। देखो तो बाबू क्या होता है पैरेलल ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, दाएं बाएं, है ना, उसको देख लेना है ना, लिखना है। देखो हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। लिखेंगे पैरेलल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां पर लिख दीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर in case of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखते हैं कि पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, तो मान लो कि ये लाइन है, तो इसके पैरेलल इधर खींच देंगे तो इसको बोलेंगे क्या है, कि ये लाइन इसके पैरेलल में है, यही ना बोलते हैं। यहां पर क्या करता है कि अगर कोई रिएक्टेंट है, अगर कोई क्या है रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है ना, और रिएक्ट करके क्या करता है, मोर देन वन प्रोडक्ट बनाएगा एक साथ। जैसे मान लो सपोज है कि यहाँ पर कोई मेरे पास ए रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट क्या करता है, यहाँ से जाता है, इधर से बनाया क्या बी, और इधर से क्या जाए, इधर से भी बनाया क्या, बनाया सी। तो रिएक्टेंट मेरा एक ही है, एक साथ क्या करता है, बी और सी क्या बनाता है, ये दोनों क्या कहलाएंगे बाबू, आपके प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दोनों प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है पैरेलल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब कोई भी सबस्टेंस, है ना, या तो रिएक्ट करता है या फिर डिकम्पोज करेगा, है ना, किस तरह रहे, एक से ज्यादा तरीके में। तो यहाँ से एक रिएक्टेंट तो मेरा वही है, इस तरीका से गया तो बी बनाया, और इस तरीका से गया तो सी बनाया। तो इसको रिएक्ट करने का तरीका एक से क्या है, ज्यादा है, या यूं कहें कि डिकम्पोजिशन का तरीका क्या है, एक से ज्यादा है। इस वे में डिकम्पोज किया तो बी बनाया, इस वे में डिकम्पोज किया तो सी बनाया। तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन की क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। पैरेलल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को साइड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। लिख लेंगे इसको यहाँ पर,
है ना, लिखेंगे कि व्हेन अ रिएक्टेंट, देखिए व्हेन अ रिएक्टेंट goes to react या decomposed via more than one way, एक तरीका से, वे का मतलब तरीका होता है, रूल होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है, मोर देन वन वे टू गिव more than one product simultaneously, then the reaction is called parallel order of reaction। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जरा दिखा दीजिए, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और यहाँ से क्या करता है, ये बनता है आपका बी, और यहाँ से क्या बनता है, ये बनता है आपका सी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ। अब जाओ तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन के केस में। पहला चीज तो हम लोग निकालेंगे इसका रेट कांस्टेंट निकालेंगे, इफेक्ट का रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रिजल्टेंट इसका रेट कांस्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे, इसके ये जो बना प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालेंगे, और इस प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, है ना। चलिए इतना लिख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे इसको यहाँ पर कर लेना है। और यहाँ पर लिखेंगे एक पॉइंट और लिख लो कि द पैरेलल order of reaction is also called side reaction। याद रखना, एक इधर से जा रहा था इसके साइड से, ये भी निकल रहा है, ठीक है, चलिए कभी कभी इसको साइड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जल्दी कीजिए, बताऊं ये आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में आपका सिलेबस नहीं दिया हुआ है। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभार जब क्वेश्चन पूछेगा तो नीट में और जेईई में क्वेश्चन पूछेगा ये, कभी कभार। और भी कभी कभार पूछा भी तो इसमें पूछने की जो संभावना है वो परसेंटेज कंसंट्रेशन पूछता है, वो निकालने के लिए पूछता है, ठीक ना। अभी तक पी हाफ नहीं पूछा है, या रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट नहीं पूछा है ना, इफेक्टिव आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है ना। लेकिन पूछता है तो सबसे ज्यादा भी अगर 0.1% अगर पूछने का चांस है तो उसमें भी 0.0009% उसका परसेंटेज कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक। चलो मिला दें इसको, चलो आते हैं इसको देखते हैं बारी बारी से, लिखेंगे क्या क्या करना है हम लोग को। फर्स्ट पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन में, ये किसके केस में हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखो, we have to find the value of, ये में निकालना है, आपको निकालना है रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। बी में निकालना है रिजल्टेंट रेट कांस्टेंट। सी में निकालना है रिजल्टेंट टी हाफ का वैल्यू निकालना है। डी में निकालना है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट बी एंड सी, है ना, निकालना है। ई में निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी एंड सी, प्रोडक्ट का परसेंटेज कंपोजिशन में निकालना है।
ठीक है। चलो हमने मान लिया लेट ए है कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इससे हमारा बनता है क्या, इससे हमारा बनता है बी और इससे हमारा क्या बनता है बाबू, सी बनता है ना। अब देखो ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दिस इज योर रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या है मेरे भाई, ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ, यही तो यहां से स्टार्ट करता हूं। फॉर आर से लेकर के क्या बनता है बी, यानी कि जब ए से क्या बनता है बी, जगह से हम लोग पहले निकालेंगे इसके लिए फिर निकालेंगे इसके लिए। तो जब रिएक्टेंट हमारा ए है और ए से पहले क्या बनाता है बी, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले बी ही बनाएगा, सी भी बन सकता है, बी कुछ भी बन सकता है। तो ए से बना बी, तो इसके लिए रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ए से क्या बनेगा सी। तो जब ए से बी अगर बनता है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, बोलते बाबू ए का पावर कितना 1। क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको तुम लिख सकता है आर बराबर कितना बोल तो के, और ए के पावर कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर की जगह पर तुम क्या लिख सकता है माइनस डी ए का कॉन्सेंट्रेशन बटा कितना डी टी बराबर आर बराबर कितना के। अच्छा यहाँ पर इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या मान लो K1, इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या मान लो K2। तो यहाँ पर हमने K1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है K1, और यहाँ पर क्या कर दिया ए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फॉर लिख सकते हैं ना, पढ़े है ना लॉ ऑफ मास सेक्शन में। फॉर ए से क्या बनता है सी, इसका रेट कांस्टेंट कितना है K2 है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या सेम चीज होगा मेरा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे थोड़ा ना डिपेंड करता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास रिएक्शन क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यही ना, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास रिएक्शन। इसको यहां पर तुम लिखेगा R बराबर यहाँ पर K2 आ जाएगा, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा K हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस डी ए बटा कितना बाबू डी टी बराबर कितना R बराबर कितना K2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा। अगर तुमको इच्छा है कि हम लोग इसको R1 मान लें, है ना, R1 मान ले, और इसको हम लोग अगर सर R2 अगर हम लोग मान ले, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा R बराबर कितना R1 प्लस कितना लिख सकते हैं R2 बोल सकता है, और R1 प्लस R2 को तुम क्या लिख सकते हैं, देख तो यहाँ पर K1A प्लस कितना K2A लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, लिख सकते हैं कितना, अरे बाबा माइनस डी ए बटा डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस डी ए के कॉन्सेंट्रेशन बटा कितना डी टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इसके लिए और इसके लिए लिख सकते हैं ना। तो माइनस डी को हम लिख सकते हैं, माइनस डी बराबर कितना बना था R1 प्लस ये कितना R2, नहीं आ गया ये वाला फॉर्मूला, बोलिए। इसी को हम लोग ऐसे कर दिया, अब यहाँ पर वैल्यू बैठा दो, R1 बराबर कितना था K1A प्लस कितना K2A हो जाएगा। ये दोनों में कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है, इसलिए R रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना A, पावर कितना 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा क्या, नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ऑलवेज फर्स्ट। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, कि जब ऐसे हो गया पैरेलल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई थोड़ा ना प्रभाव पड़ जाएगा। और हम लोग हेडिंग भी दिया है कि किसके केस में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो आर रिजल्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला हम लोग काम कर लिया, हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने ये निकाल लिया, ए निकाल लिया, है ना, यहाँ पर कर देना, ये तेरा निकाल गया, है ना, नोट करो इसको, हो गया। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को दूसरा क्या कहता है निकालने के लिए, सेकेंड में तो हम लोग को बी में क्या कहता है रेट कांस्टेंट, कुछ करना नहीं है, रिजल्टेंट मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं
के रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, K1 प्लस के नहीं हो जाएगा, K1 प्लस K2। तो कोई भी आपको वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में K1 प्लस K2, K1 और K1 का वैल्यू दिया रहेगा, K2 का वैल्यू दिया रहेगा, तो बोलेगा कि इफेक्टिव रेट कांस्टेंट कितना होगा या रिजल्टेंट रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो अब क्या करना है, दोनों के रेट कांस्टेंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सिंपल सा बात है। तीसरा जो तो सी में क्या करता है, रिजल्टेंट टी हाफ निकालना है। जरा देख तो बाबू टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देख तो टी हाफ इक्वल टू कितना होता है 0.693 बटा में कितना के, यही पर है ना हम लोग। इधर से मिलाता हूं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखो हम लोग को निकालना है टी हाफ रिजल्टेंट, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 0.693 बटा के क्या रिजल्टेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग रिजल्टेंट है ना। अब देखो यहाँ पर बाद में हम इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे, इसका बगल साइड में लिख देंगे, इतना स्पेस में सॉल्व करना है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.693 के रिजल्टेंट को बोल सकते हैं K1 प्लस कितना K2। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देख तो टी हाफ बराबर 0.693 बटा के होता है, तो हम के बराबर 0.693 बटा टी हाफ लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। के को इधर ले जाएंगे, टी हाफ को इधर ले आएंगे, आई बस में। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर 0.693 बटा K1 की जगह लिख सकते हैं टी हाफ, सॉरी लिख सकते हैं 0.693 बटा कितना टी हाफ 1 कर दिया इसको, प्लस 0.693 बटा कितना टी हाफ, इसको सेकंड कर दिया। तो दिक्कत नहीं है। ये कितना वैल्यू है, ये इतना वैल्यू है, इसको हम लास्ट रिजल्ट में लिख देंगे, ठीक है फाइनली। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 0.693 बटा में देख तो टी हाफ 1 टी हाफ दोनों का एलसीएम ले सकते हैं मेरे भाई, T1 हाफ आई इंटू कितना हो जाएगा T1 हाफ बाई 2, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसके इससे गुना डिवाइड करेंगे तो 1 में इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.693 आई इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी हाफ कितना 2 प्लस 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1 में इतना और इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 0.693 गुना कितना हो जाएगा टी हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो तो 0.693 कॉमन हो जाएगा, यानी 0.693। अच्छा याद रखना इसके ऊपर वाला बटा में क्या है 0.693, हमेशा ध्यान रहे 0.693, और इसके बटा में जितने इसको कॉमन लेंगे तो 0.693, ये आपका कॉमन हो जाएगा कितना T1 हाफ फर्स्ट प्लस T1 हाफ कितना बाबू सेकंड हो जाएगा, और फिर बटे में कितना हो जाएगा T1 हाफ फर्स्ट इंटू T1 हाफ कितना सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इतना जल्दी से फटाक से। ये सब करवाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास हो रहा है सब, है ना। डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रहता, कोई क्वेश्चन पूछता है नहीं, बट थोड़ा बहुत लगता है कि कंपटीशन में कहीं पूछ दिया तो उसको मद्देनजर रखते हुए पढ़ाना पड़ जाता है ना। आगे बढ़े, चल देख ऊपर से मिटाता हूं। तो बाबू यहाँ इसको लिख सकते हैं, ये कितना वैल्यू कैलकुलेट करके रहा है, इसका वैल्यू था ना टी हाफ, ये रिजल्टेंट का था, कितना था मेरा, कितना आ गया ऊपर में 0.693 डिवाइडेड बाय, देख तो ये हमारा क्या चल जाएगा
इसका बटा में कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ 1 है ना, ये चल जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको हम सीधा सीधा काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। (0.693) हमें कितना जाएगा, 0.693 हो जाएगा यहाँ पर T1/2 फर्स्ट प्लस T1/2 कितना, सेकेंड हो जाएगा। अब बटा में कितना था मेरा बाबू, T1/2 फर्स्ट इंटू T1/2 कितना, ये सेकेंड। तो यहाँ से तुम अगर तुमको कैंसिल करना होगा तो तुम क्या कर सकते हो बताओ तो। इसको तुम कैंसिल कर दोगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर में क्या बच जाएगा बोलो तो, ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा ना, और ये वाला टर्म क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा बोल तो, 1 बटा ये हो जाएगा T1/2 फर्स्ट प्लस T1/2 सेकेंड, और ऊपर चल जाएगा तेरा कितना बाबू, T1/2 फर्स्ट इंटू T1/2 कितना, ये तेरा सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कितना वैल्यू निकालना तुम लोग, हम लोग T1/2 रिजल्टेंट का है ना, यही ना वैल्यू निकल रहा है सबका। अब इसको तुम यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा देख तो, अच्छा चलो कोई एक स्टेप और लिख देता हूँ। अच्छा देखते यहाँ से इसको उल्टा कर दूं क्या, इसको हमने उल्टा कर देते, सबको उल्टा कर देते हैं, तो ये 1 बटा इसके बटा में क्या छुपा है 1, तो इसको उल्टा कर दिया तो हो जाएगा कितना, 1 बटा T1/2 रिजल्ट लिख दिया मैं, अब बराबर ये टर्म चल जाएगा ऊपर, ये टर्म आ जाएगा नीचे। जब उसको उल्टा कर दिया तो कितना हो जाएगा, T1/2 फर्स्ट प्लस T1/2 सेकेंड डिवाइडेड बाई कितना, T1/2 फर्स्ट इंटू T1/2 कितना, सेकेंड। और इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से माथा खराब करने वाला सब कैलकुलेशन है, बिना मतलब का फालतू चीज, साला क्वेश्चन पूछता है नहीं। T1/2 फर्स्ट बटा में T1/2 फर्स्ट हो जाएगा इंटू T1/2 सेकेंड प्लस कितना हो जाएगा, T1/2 सेकेंड बटा में T1/2 फर्स्ट इंटू T1/2 कितना, सेकेंड। अब देखो तो यहाँ पर 1 है तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 वाला पार्ट बच जाएगा, यानी कि T1 बटा T1/2 ये रिजल्ट बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर बचा 1 बटा T1/2, यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड लिख दो, प्लस 1 बटा कितना बच जाएगा, T1/2, और ये कितना बचेगा बाबू, ये फर्स्ट बच जाएगा। तो 1 बटा T1/2 रिजल्टेंट बटा 1 बटा T1/2 2 प्लस 1 बटा T1/2। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा 2 और 1 पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो 1 बटा T1/2 रिजल्ट बराबर 1 बटा T1/2 फर्स्ट प्लस 1 बटा T1/2 कितना, सेकेंड। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1 बटा T1/2 रिजल्टेंट जो निकालेंगे या इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड, तो 1 बटा T1/2 1 प्लस 1 बटा T1/2 2। आपको मेन करना कहाँ से है कि ये वाला फॉर्मूला, इसी को लेकर के आगे बढ़ जाना है, इसको करना है और इसको कैलकुलेट करके इस पर आना है। तो मैं कहूँगा कभी भी आपको ये सीखना है तो सीखने के लिए ठीक है ना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से बस रिजल्ट याद करके जाइएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नोट कर लो। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बी निकल गया, सी निकल गया मेरा, तीसरा हम लोग निकालेंगे डी में कि बी का कंसंट्रेशन कितना होगा, है ना, लिखेंगे
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ना, ए का कंसंट्रेशन तो जो है वो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई उसको चेंजिंग तो होना नहीं है। लिखेंगे डी में रेशियो ऑफ concentration of B to the concentration of C। याद रखिएगा B का कॉन्सेंट्रेशन बटा C का कॉन्सेंट्रेशन, ये K1 बटा कितना, ये K2 रेट कांस्टेंट। अब ये बात कैसे होगा, जैसे हम लोग बोले हैं कि रेट जो भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना A, और ये कांस्टेंट टर्म है तो R बराबर के कांस्टेंट, यानी कि अब जैसे कि कोई भी, जैसे जनरली ये चीज आपको ऑर्गेनिक में मिलेगा कि अगर कोई रिएक्शन है ए है और ए से बनता है बी और बी बनता है सी बनता है, तो दोनों प्रोडक्ट एक ही रिएक्टेंट से बना है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिसकी मेजोरिटी ज्यादा रहती है, जिसका कंपोजिशन का वैल्यू ज्यादा है, तो लोग मानता है कि उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो बोलेंगे कि ये अगर मेजर प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि इसका रेट कांस्टेंट क्या है बाबू, ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं कि B बराबर K1 C बराबर हमारा K2 दिया हुआ है, यानी कि रेट जो होगा वो हमारा बनेगी, इसका रेट नहीं, ये का नहीं, इस B का जो बनने का रेट होगा या C का जो बनने का रेट होगा वो डिपेंड करेगा उसके पार्टिकुलर रेट कांस्टेंट पे। जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। मैंने याद कीजिए जब मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो मैंने बताया था इस चीज को कि एग्जांपल भी करवाया था मैंने, 2 क्वेश्चन करवाया था कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ था, बोला गया था कि बताइए कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। तो आप बोलते थे कि सर इसका जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा था उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता था, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा मतलब उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होते थे, ज्यादा होते थे। तो यहाँ पर बी है, K1 है, यानी कि मैं बोलूंगा कि बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, बी का जो रेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इसका प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा इसके रेट कांस्टेंट पे, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका जो रेट होगा डिपेंड करेगा इस पे। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा। जिसके रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उसका जो वैल्यू होगा ये प्रोडक्ट का क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में। अगर कोई क्वेश्चन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछ दे, ये बात मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि मान लीजिए कि ए है, ए से बना बी, सी और बनेगा डी, इस तरह से कुछ पूछे थे तो K1 K2 और क्या हो गया K3, के रिजल्टेंट की तुम बात करोगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा, के रिजल्टेंट की बात करोगे तो फाइनल K की, टी हाफ की बात करोगे तो 1/T हाफ रिजल्टेंट बराबर 1/T हाफ 1 प्लस 1/T हाफ कितना 2 प्लस 1/T हाफ कितना 3, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। आर रिजल्ट की बात करेंगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3 और क्या हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन की पावर कितना 1। अगर मैं बोलूंगा कि बी बटा में सी का कंसंट्रेशन तो K1 कितना K2। अब लड़का बोलेगा कि बी है सी है तो इसके बटा में हम डी भी कर देंगे, क्या नहीं, रेशियो है ये एक प्रकार का। मतलब ये चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, ये कितना ज्यादा फॉर्म करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा उसके रेट कांस्टेंट। तो ऐसे सिचुएशन में B का कॉन्सेंट्रेशन इज टू C का कॉन्सेंट्रेशन इज टू D का कॉन्सेंट्रेशन बराबर K1 इज टू K2 इज टू कितना K3, इस तरीके से बात होगी, ठीक है ना। तो ये नहीं करना कि तीनों को बट्टा में कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ये बताता है कि वो कितना ज्यादा काम कर रहा है, कितना ज्यादा बन रहा है, उसके डिपेंड करता है उसके रेट कांस्टेंट पे, ठीक है। चलिए, और ये में लिख लेना परसेंटेज, इसको याद रखना, यही आपका VBI है और यही से क्वेश्चन एक बार यही पूछा भी है ना। अब दिखाएंगे नेक्स्ट बार क्वेश्चन मिल जाएगा तो, है ना। देखो परसेंटेज जो है वो भी बहुत पहले पूछा था, इधर पिछले 8 साल 10 साल में नहीं पूछा है ना। परसेंटेज बी की कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना जिस बी का जो रेट कांस्टेंट होगा K1 और बटा में कितना K1 प्लस K2 और गुना कितना 100। अगर बोलेगा कि परसेंटेज अगर सी की कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो सी का कितना था K2, तो K2 और बटा कितना K1 प्लस K2 और गुना कितना 100। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कुछ करना है नहीं, आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का पूछेगा, परसेंटेज में पूछेगा तो इतना बटा इतना। अगर परसेंटेज नहीं पूछता तो केवन सिर्फ क्या लिखेंगे, केवन बटा में केवन प्लस K2। ठीक है, इसकी बात करते हैं K2 बटा केवन, परसेंटेज पूछा तो जाके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलो ये था हमारे पास इतना। अब कहीं कहीं लोग पूछता है, बताता है लोग, मिल जाएगा किताबें इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू। अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जब वहां पढ़ेंगे तब एक बार फिर से इसको चर्चा कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। यहाँ था आपका पैरेलल ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए।